एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल में फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे देश के अगले मुख्य न्यायाधीश एन.बी. रमन्ना, जो कि हमारे देश के जो है वर्तमान जो न्यायाधीश जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े हैं। ये 23 अप्रैल को रिटायर होंगे। उसके बाद जो है राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है एन.बी. रमन्ना, जो 24 अप्रैल से जो है अगले मुख्य न्यायाधीश हमारे देश के होंगे। इनके बारे में जानेंगे। अयोध्या निर्णय में भी शामिल थे और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बहाली को लेकर के इनके कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हैं। 23 अप्रैल को रिटायर होने के बाद जो है देश के जो है अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे एन.बी. रमन्ना। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो 1 महीने पहले अपने रिटायर होने के पहले दिया जाता है लिख के, उसके आधार पे जो है अगले चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 26 अगस्त 2022 तक जो है न्यायाधीश एन.बी. रमन्ना का कार्यकाल रहेगा और ये जो देश के जो है अब तक के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे जानने के लिए जो है ये संवैधानिक मामलों के जानकार हैं एन.बी. रमन्ना। और बात करें इनके बारे में तो ये 48वें चीफ जस्टिस होंगे। और कार्यकाल के बारे में आपको हमने बताया, जानते हैं इनके बारे में कुछ। ये सीनियर जस्टिस जो एन.बी. रमन्ना है, इनका जो है संबंध मतलब ये राज्य जो है ये कृष्ण जिले के पोन्नमोर गांव से जो है कृषक परिवार के आंध्र प्रदेश से इनका संबंध है। और ये दिल्ली उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कार्य कर चुके हैं। और 2000 में जो है ये आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हाई कोर्ट के अस्थायी जज नियुक्त हुए थे। उसके बाद जो फ्रेंड जो इनका पूरा नाम अगर जाने, इनका पूरा नाम है नुथालपति वेंकट रमन्ना, जिनका जन्म होता है 10 फरवरी 1983 को। और अपने न्यायिक करियर की शुरुआत जो है 1983 में करते हैं एक वकील के तौर पे आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार की स्टेटों में जो है आंध्र प्रदेश जैसे मध्य और आंध्र प्रदेश प्रशासनिक में न्यायाधिकरण में रहते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जो है ये संवैधानिक, श्रम सेवा, इन सब पदों पे रहते हैं। इनके करियर के ये सब क्षेत्र हैं। उसके बाद आगे चल के इनको सबसे अधिक जो है इंटर स्टेट नदी जल बंटवारे के कानून और आपराधिक के बारे में खास जानकार माना जाता है इनको। और फ्रेंड ये का 45 साल जो है इनका लंबा अनुभव है। इसके मामले में एन.बी. रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के जो कई अहम फैसले जो हुए थे इस संवैधानिक बेंच का हिस्सा, जैसा कि हमने आपको बताया कि अयोध्या निर्णय में संवैधानिक जो बेंच बनी थी उसमें भी शामिल हुए थे, जो हमारे नेक्स्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे एन.बी. रमन्ना। अटकलें पहले से लगाई जा रही थी कि 48वें मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो एन.बी. रमन्ना होंगे, क्योंकि वर्तमान चीफ जस्टिस जो शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा जो सिफारिश की गई थी उसमें जो सीनियर जज एन.बी. रमन्ना की जो सिफारिश की गई थी उसके आधार पे ये निर्णय था कि 48वें जो होंगे। कुल मिलाकर मित्रों इनके 16 महीने का कार्यकाल होगा और इनका जन्म जो 27 अगस्त 1957 को होता है। और जैसा कि हमने बताया कि 1983 में पहली बार अपने वकील के तौर पे पंजीकरण कराए थे। ये कृषक परिवार से संबंधित हैं। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पे भी इन्होंने कार्य किया है। 2013 में ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे पदोन्नत भी किया गया था। और 2014 के दौर पे सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया। मुख्य न्यायाधीश चुनने के बारे में यदि बात करें फ्रेंड, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है ऐसा जो संविधान में कोई ब्यौरा हमें नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि अनुच्छेद 124 के अनुबंध 1 में ये कहा जाता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। बस इतनी चर्चा संविधान का अनुच्छेद 124 के उपबंध 1 में की गई। इसी के आधार पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो योग्यता होती है उनकी नियुक्ति क्या होती है, विस्तार में कहीं पे इसकी चर्चा जो है नहीं की गई है। अगर आर्टिकल 126 की बात करें तो इसमें जो कार्यकारी जो होते चीफ जस्टिस इंडिया, इनकी नियुक्ति के बारे में थोड़ा जिक्र जरूर मिलता है। वो अनुच्छेद 126 में मिलता है लेकिन कार्यकारी के तौर पे मिलता है। सीजीआई की नियुक्ति के बारे में फ्रेंड बात करें तो ये परंपरा के अनुसार जो कोलिजियम सिस्टम उसी के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। 1993 का एक प्रकरण था सेकंड जजेस केस की में ये पुष्टि हो गई थी कि जो बहुमत के साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हुए जो सबसे वरिष्ठ जज होगा उसके लिए ही उपयुक्त माना जाएगा। कभी कभी दिक्कतें हो जाती है जब कोई 2 जज अपॉइंट होते एक टाइम पे, तो उनकी सीनियरिटी के तौर पे, वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाता है, फिर उनको जो है नियुक्त किया जाता है सीजीआई के तौर पे।
बात कर लें अगर हम जो चीफ जस्टिस इंडिया होते हैं इनकी जो चयन प्रक्रिया होती है, तो फ्रेंड इसमें केंद्र सरकार जो होती है ये उत्तराधिकार के बारे में जो जानने की पूछती है। उसके बाद जो है केंद्रीय कानून जो होते हैं उसमें कंपनी के मामलों के मंत्री जो होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश से राय मांगते हैं। और दूसरे तौर पे यदि देखा जाए जो वरिष्ठतम जज के नाम की सिफारिश होती है उसमें फिटनेस बहुत सारी प्रक्रिया उसमें देखी जाती है। उसके बाद जो है अगले सीजीआई के बारे में कोलिजियम से बात करते हैं, फिर वहाँ राय लेते हैं। उसके बाद जो सीजीआई की सिफारिश कानून मंत्रालय इसे आगे बढ़ाता है, फिर जाके प्रधानमंत्री के पास ये जाता है और वहीं से जानकारी जो है ये राष्ट्रपति के पास जो है पहुंचती है। आज जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पे एन.वी. रमन्ना को इलेक्ट कर दिया गया है। इस तरह पूरी प्रक्रिया के तहत जो है सीजीआई के नाम पर जो मोहर लगती है, फिर जो है राष्ट्रपति जो है उन्हें शपथ दिलाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं सरकार का रोल क्या होता है। एक्चुअली फ्रेंड जो कानून मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री की भागीदारी होती है, कोलिजियम का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कोलिजियम का जो फैसला होता है, सरकार जो होती है ना इसको जो है वापस कर सकती है दूसरी बार विचार करने के लिए। अगर फिर भी कोलिजियम जो है वही नाम भेज देती है तो सरकार फिर दोबारा उस पर विरोध जो है नहीं कर पाती है और उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे जो है इलेक्ट हो जाते हैं। कुछ इतिहास के पन्नों से यदि हम देखने की कोशिश करें तो फ्रेंड सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जब 1950 में होती है तो उसके बाद जो है न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करने की परंपरा थी उसी परंपरा वरिष्ठता के आधार पर किया जाता था। लेकिन एक दो केसेस जो आते जैसे 1973 को 1973 का एक प्रकरण आता सीकरी के रिटायर होने के बाद, जो उस समय जो एस एम सीकरी थे उनके रिटायर होने के बाद जो है जो नियम थे उसको नहीं फॉलो किया गया था और जस्टिस जो है चीफ जस्टिस यानी कि नियुक्त कर दिए गए थे। तो इस प्रकार से कभी कभी ये देखने को, लेकिन ये बहुत कम मिलता है कि जब नियमों को ताक पे रखा जाए। किसी जज को जो है फ्रेंड यदि उसके पद या कदाचार के आधार पर जो है राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, उसके लिए जरूरी फ्रेंड ये होता है कि जब नोटिस होती है तो राज्यसभा के 50 हो और वहीं लोकसभा के 100 सदस्यों का जो है हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। इस प्रकार से जो है जब जस्टिस को हटाने की बात होती कदाचार के संदर्भ में तो ये ज़रूरी होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में ये भी होता है कि जो जज वर्तमान होते हैं उनसे सलाह ली जाती है, जैसा कि हमने चर्चा किया आगे। और आपको बताएं थोड़ा सा कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। उसके बाद जो ब्रिटिश जो न्यायिक समिति थी यही जो है आगे चलकर नई अस्थाई जो है न्यायिक संरचना के गठन होता है। और जो भारत का शीर्ष न्यायालय नई दिल्ली में स्थित जो सर्वोच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और विभिन्न राज्यों में जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं यानी कि जिला न्यायालय जिसे कहते हैं। इसके बाद उसके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जिसे हम निचली अदालत के तौर पे जानते हैं। तो भारत के जो 4 महानगर जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा होगा उसमें जो अलग अलग उच्चतम न्यायालय जो है बनाए गए थे। और क्योंकि दिल्ली जो था वो देश के भौगोलिक भागों से बहुत दूर था इसलिए उच्चतम न्यायालय का कार्यभार जो ज़्यादा दिया गया। तो फ्रेंड ये जो चर्चा हमने की आज के वीडियो में देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे एन.वी. रमन्ना के बारे में कुछ हमने जाना और जस्टिस को नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है, कुछ इतिहास के पहलू को भी टच किए। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड। तो अभी तक चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।